चेन्नई सुपर किंग्स ने मुरली विजय, केदार जाधव, पीयूष चावला, हरभजन सिंह, शेन वॉटसन वैसे ही चले गए। इतने सारे खिलाड़ियों को जब कह दिया टाटा बाय बाय, तो फिर अब कितने पैसे बचे हैं, किसकी तरफ वो देखेंगे, ओवरसीज स्लॉट्स कितनी बची हैं, इस पे आज जरा डालेंगे थोड़ी सी नजर। हैशटैग आकाशवाणी मतलब आप सभी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय हैं हम और हमें भारत में बहुत गर्व है। और बच्चों बोलो जय हिंद। जय हिंद मैडम जय हिंद। यस जय हिंद हम सबने बोल दिया है और हम बहुत दिल से सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे बना रहे हैं हम एक अच्छा सा इंडियन फ्लैग भी बना रहे हैं, हॉइस्ट भी करेंगे, अच्छा लगता है ना। पर अब जब चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं, एक्चुअली चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी से आपको मिलवाऊंगा अभी आज ऑन द राइज पे। आज आपको ऋतुराज गायकवाड़ से खास मुलाकात में करवाने वाला हूं। पर चेन्नई की अगर हम बात करें और कहां वो खड़े हैं, कहां वो पहुंचने वाले हैं, पैसे उनके पास अभी काफी है। देखिए जब तक रॉबिन उथप्पा का वो ट्रेड नहीं हुआ था, मैंने आपको कहा था ना होने वाला है, मैंने कहा था ना आपको, और हो गया ट्रेड। देखो पहुंच गया, वो 3 करोड़ रुपए उनके किट्टी में से निकाल लिए जाएंगे। 22.9 करोड़ यानी कि 23 की जगह अब उनके पास 19.9 बचे, यानी कि नियरली 20 करोड़ रुपए। अब 20 करोड़ रुपए बचने से क्या कहानी में फर्क आता है? जी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ओवरसीज स्लॉट जो है वो सिर्फ एक अवेलेबल है, दैट्स इट। और ये मेरी थोड़ी ना चेन्नई से इस बार मैं थोड़ा सा खफा हूं कि आप और खिलाड़ियों को छोड़ सकते थे, इमरान ताहिर को आप जाने दे सकते थे, आप अपना ड्वेन ब्रावो को छोड़ सकते थे, और अगर मन करता किसी को वापस खरीदने का आप खरीद सकते थे, पर आपने अपने आप को मौका ही नहीं दिया। सैम करन खेलेंगे आपके लिए, लुंगी अंगीडी आपके पास है, आपके पास ड्वेन ब्रावो है, आपके पास जॉश हेजलवुड है, मिचेल सैंटनर है, पर फाफ डू प्लेसी ऑफ कोर्स वो तो खेलेंगे, पर आपको यू स्टिल नीड वन बैट्समैन, राइट। अब 2 चीजें चाहिए इनको, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चाहिए, क्योंकि अब रॉबिन आ गए हैं तो थोड़ी सी चीजों ऑफ कोर्स थोड़ी सी और बैलेंस आ जाता है। पर इनको 2 चीजें फिर भी चाहिए, एक तो ओवरसीज बैट्समैन चाहिए और एक ऑफ स्पिनर चाहिए यार। हरभजन सिंह नहीं है, जब हरभजन सिंह नहीं है तो फिर एक कोई ऑफ ही तो चाहिए। और इस बार जब आईपीएल हुई थी, ऑफ स्पिनर की कमी खली थी इस टीम को। अब कौन से ऐसे ओवरसीज बैट्समैन है जो ऑफ स्पिन कर लेते हो? तो ऐसे में मेरे ना 2-3 नाम ही जहन में आते, ज्यादा नहीं आते। पहला मैं सोचता हूँ एक ग्लेन मैक्सवेल के बारे में। अगर ग्लेन मैक्सवेल मतलब देख लो, वैसे पता नहीं चलता ग्लेन मैक्सवेल से क्या मिलने वाला है, लेकिन धोनी के अंडर खेलेंगे तो शायद इनका सबसे बेस्ट आ सकता है। और धोनी अगर इनको खिलाएंगे तो इनको ओपन भी करा देंगे, मतलब वो दैट्स द काइंड ऑफ गाय दैट ही इज। और थोड़ी सी ऑफ ब्रेक भी करवा देंगे। अगर वो उनके पास आ जाते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो ग्लेन मैक्सवेल की तरफ देखें, उनकी तरफ जाएं, उनको खरीदने की कोशिश करें। दैट विल बी माय 1 पिक। द सेकंड पिक विल बी मोइन अली। ऑफ स्पिन एक बार फिर लेफ्टी बैटिंग, टॉप ऑर्डर बैट्समैन और ऑफ स्पिन डाल दें, ये दूसरे उनके जहन में जरूर रहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ बैटिंग के हम दृष्टिकोण से देखें तो 2 नाम और मेरे जहन में आते हैं, तो एक्चुअली 3 नाम मेरे जहन में आते हैं। एक तो फिंच और रॉय में से कोई एक, मे बी फिंच मोर देन रॉय, क्योंकि फिंच थोड़ी स्पिन बेहतर खेलेंगे। देन डेविड मलान मेरी जहन में आते हैं कि इनकी तरफ शायद कप्तान धोनी देख सकते हैं, चेन्नई देख सकती है। फिर मेरे जहन में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है ना, वो है स्टीव स्मिथ का। स्टीव स्मिथ और ये दोनों इकट्ठे भी थे राइजिंग पुणे सुपर जायंट में। 1 साल धोनी कप्तान, 1 साल स्मिथ कप्तान, आपस में खेल चुके हैं और एक्सपीरियंस जो है वो धोनी को बहुत पसंद है। तो उस लिहाज से देखें तो फिर स्टीव स्मिथ कुड बी दैट ऑप्शन। तो अब समस्या ये है कि 20 करोड़ हैं, अगर कहीं 2 स्लॉट अवेलेबल रहती ओवरसीज प्लेयर्स की तो आप दोनों खानों को पूरा कर सकते थे। आप अपना ऑफ स्पिनर भी ला सकते थे, आप एक बैटिंग में बैकअप भी ले सकते थे, लेकिन अब वो संभव नहीं है। अब आपको थोड़ा सा और कहते हैं ना कि ढूंढना पड़ेगा इंडियन प्लेयर्स में कि किसको ला सकते हैं। तो वहां जो मुझे लगता है कृष्णप्पा गौतम, ऑफ स्पिन इनको चाहिए ना। कृष्णप्पा गौतम को रिलीज कर दिया है किंग्स इलेवन पंजाब ने, और कृष्णप्पा गौतम इज एब्सोल्युटली आइडियल। धोनी को क्या अच्छा लगता है? एक प्लेयर जो 2 काम करे, ये वही प्लेयर है। ऑफ स्पिन भी डालता है, बैटिंग भी अच्छी करता है, लप्पे मारता है, नीचे बैटिंग करनी होगी, ज्यादा ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आप इनको देख सकते हैं कि शायद ये इस टीम का हिस्सा बने। अगर वो नहीं मिलते हैं, वो भी नहीं मिले, मान लो ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं मिले, मोइन अली भी नहीं मिले, तो फिर जलस सक्सेना कुड बी एन ऑप्शन। बहुत सस्ती ऑप्शन होगी, सस्ते बिल्कुल बेस प्राइस पे आ जाएंगे, पर अपनी टीम में जरूर रखना चाहेंगे। क्या कोई फास्ट बॉलर की जगह खाली है? ड्वेन ब्रावो को छोड़ते तो बनती, अभी तो नहीं है। तो ये तो मिचेल स्टार्क का नाम आएगा ना तो शायद देखेंगे भी नहीं उस तरफ। कह रहे क्या करें भाई, क्योंकि एक ओवरसीज स्लॉट खाली है, अपने को फास्ट बॉलर नहीं चाहिए, नहीं ले सकते, आउट एंड आउट ऑफ स्पिनर भी नहीं ले सकते हैं, तो लेना तो पड़ेगा बैट्समैन आपको, क्योंकि शेन वॉटसन का जो बैकअप चाहिए वो आपको एक बैटिंग में चाहिए। वरना वैसे एक बात जरूर है कि ये टीम अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास शुरू में ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ आप फाफ से ओपन करा लीजिए, अंबती से किसी से भी फाफ से करा लीजिए मान लीजिए। तो अभी तो रॉबिन को मैं खिला भी नहीं रहा हूँ शुरुआत की टीम में। फिर आपके पास रायना आएंगे, फिर आपके पास फाफ और अंबती में से कोई आएगा, फिर धोनी आएंगे, जड्डू को ऊपर बैटिंग कराइए, सैम करन को ऊपर बैटिंग कराइए। अब आपके पास बहुत सारे विकल्प हो गए, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, करण शर्मा, मिचेल सैंटनर, ड्वेन ब्रावो, जॉश हेजलवुड।
टीम जो फर्स्ट 11 है ना, आफ्टर ऋतुराज फाइंडिंग फॉर्म एंड एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एंड सुरेश रैना के वापस आने से अब ये टीम मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उम्दा लग रही है। तो मैं हैरान नहीं हूंगा कि इसको और पुख्ता करने के लिए और थोड़ा सा फ्यूचर पे शायद नजर रखने के लिए यहाँ स्टीव स्मिथ को आप टीम में पा जाए या फिर ग्लेन मैक्सवेल एज एन एक्स फैक्टर। अब देन वी शैल सी। अब आकाशवाणी तो भैया यही कहती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, चीजें बदलने वाली हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ फोकस करता हूँ क्योंकि इसने बहुत अच्छे से बनाया है। यू नो दैट ना, दिस सर्कल इज, दिस चक्रा इज मेड ऑफ ब्लू कलर। गुड यार, इसको सब पता है ना, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ऊपर अपना सैफरन है, व्हाइट एंड देन ग्रीन एंड देन चक्रा ऑफ ब्लू। वेल डन आर्ना चोपड़ा। हमने वैसे ये भी बहुत अच्छा बनाया था, मैंने अपनी छोटी वाली बेटी आर्शिन के साथ हमने बनाया था ना आर्शिन। यस, आई लाइक इट, आई लव इट। सो अब आप जाके मिलिए ऋतुराज गायकवाड़ से, क्योंकि लड़का ये भी ना बड़ा होनहार है यार। थैंक यू सो मच ऋतुराज, मुझसे बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए। सबसे पहले एक्चुअली मैं आपके इंडिया के करियर को फॉलो तो कर रहा था, वो फर्स्ट क्लास को भी ध्यान से देख रहा था, पर जो पहली बार खेलते मैंने देखा, आपको देखा आईपीएल में। तो आईपीएल की शुरुआत करते हैं एक्चुअली आखिरी की 3 पारियों से। वैसे आपको पता है कि यू आर द फर्स्ट चेन्नई सुपर किंग्स बैट्समैन जिसने 3 पारियों में लगातार 50 बनाया। डू यू नो दैट? Yeah, I got to know after the IPL, so मैंने कहाँ पर तो Instagram पे वो पढ़ा था। क्योंकि बड़ी फ्रेंचाइज है ना, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में इतने लोग, धोनी वहां पर, हसीम पर, मक्कलम, रायना, किसी ने मतलब 3 लगातार अर्धशतक नहीं लगाए। इट वाज फिनोमिनल। पर वो जो आखिरी के 3 मैच थे, टूर्नामेंट खत्म हो चुका था, ऑब्वियसली आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। पर सोच क्या चल रही थी? तो पहली जो पारी थी तो आरसीबी के साथ दुबई में मैच था। आप एक डिसेंट सा टोटल चेज कर रहे थे, आपके साथ ओपन करने आते हैं और आप बल्लेबाजी कर रहे हो और शुरुआत इतनी भी तेज नहीं होती, थोड़ी सी धीमी शुरुआत होती है। जस्ट टॉक मी थ्रू इट। उस समय दिमाग में क्या चल रहा था ऋतुराज? कितना प्रेशर था? उस मैच से पहले क्या हुआ? उस मैच के पहले एक्चुअली मैं ट्रेंट बोल्ट को आउट हो गया था मुंबई इंडियंस के साथ। तो उसी मैच के बाद इमीडिएटली मैच खत्म होने के बाद माही भाई मेरे पास आए, मतलब मेरे बाजू में बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि वो अच्छा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसको बहुत से अच्छे वर्ल्ड क्लास बैटर्स अभी भी स्ट्रगल करते हैं। सो तू तेरा फर्स्ट टाइम उसको फेस कर रहा है, तू फर्स्ट टाइम आईपीएल में ओपन कर रहा है, तो तू खुद पे हार्श मत रहे। तू एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ रहा है, तो गिव योरसेल्फ टाइम, गिव योरसेल्फ सम बॉल्स एंड यू विल बी फाइन। तू रिजल्ट्स की चिंता मत कर। तू इसके आगे लास्ट मैच तक तू 3-0 भी करेगा तो भी तू खेलेगा लास्ट मैच। सो तुझे कुछ मतलब तू खुद पे अगर प्रेशर डाल रहा है तो तू अननेसेसरी प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि हम तेरे पे कुछ प्रेशर नहीं डाल रहे। हमसे तेरे से कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। तू जाके बस एंजॉय कर, अपना अपना गेम खेल। जो भी तेरा गेम होगा, तू टाइम अच्छा करता है बॉल, तो उस पर तू कीप योर सेल्फ ऑन टू योर स्ट्रेंथ एंड जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम। तो वो बात में थोड़ा रिलैक्स हो गया उसके बाद। ऑब्वियसली वो मैच के बाद मैं थोड़ा हर्ट हो चुका था ज़्यादा, लेकिन वो बोलने के बाद थोड़ा मैं रिलैक्स हो गया एंड आई स्टार्टेड टू फोकस मोर ऑन प्रोसेस, जैसे कि हाउ आई कैन बिल्ड माय इनिंग्स। जब आरसीबी के साथ आप खेल रहे थे तो अंत में आपके साथ वो मैच खत्म करना था और माही आ गए थे। वो कह रहे थे, मतलब आई वाज इन कमेंट्री, तो मैं कह रहा था इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है अगर आपको कुछ सीखना है, कैसे इनिंग्स खत्म करना है। आई मीन वो उस यूनिवर्सिटी का जो डीन है, जो प्रिंसिपल है, वो तो दूसरे छोड़ देता है। तो उन्होंने क्या समझाया कि क्या करना है ऋतुराज? अब ग्लोरी शॉट्स मारने हैं या फिर सिंगल से बनाना है? व्हाट वाज द चैटर? नहीं, सबसे पहले मतलब वो आए बैटिंग करने के लिए और सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि वेरी वेल प्लेड, बट मेक श्योर तू मैच खत्म होने तक नॉट आउट ही जाए। तुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना है। जो भी करना है वो मैं करूँगा। सो जो भी तुझे करना है, एक ही चीज़ तुझे करना है, सिर्फ नॉट आउट जाना है। तो मेनली मेरा फोकस यही था कि लास्ट तक, ऑब्वियसली 6 ओवर्स में हमको कुछ 25 या 30 रन चाहिए थे। सो कुछ टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। सो वो एक ही चैट था और वही मेरे दिमाग में था कि मेक श्योर कि मैं नॉट आउट रहूँ और माही भाई के साथ ऑब्वियसली गेम फिनिश करूँ। फिर दूसरे मैच में बैटिंग आती है, क्या पहले मैच के कॉन्फिडेंस से बहुत फर्क पड़ा? मुझे वाज दैट अगेंस्ट केकेआर जो दूसरा मैच था, क्या उसके अंदर लॉकी फर्ग्यूसन को एक पहले सामने डाउन द ग्राउंड एक चौका मारा था, व्हिच वाज फिनोमिनल। वो 150 के करीब की बॉल थी स्पीड पे, पे छक्का मारा था, राइट? यू रिमेंबर, राइट? तो दुबई में
तो Yeah. जस्ट टॉक मी थ्रू ना, क्योंकि 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई बॉलिंग कर रहा है, लॉकी फर्ग्यूसन वाज बॉलिंग वेरी वेल, तो उसमें Right. आगे की बॉल को ऐसे सामने मारना, शॉर्ट बॉल को ऐसे छक्का मारना, क्या माइंडसेट था? एक्चुअली केकेआर के साथ माइंडसेट ये था कि ऑब्वियसली फैफ वो मैच खेल नहीं रहा था, तो शेन वॉटसन खेल रहा था। तो सबसे पहले मतलब मैं ऐसा प्लान किया था कि ऑब्वियसली शेन वॉटसन थोड़ा टाइम लेता है, उसके एरिया में बॉल मिलता है तो वो मारता है, वो अदरवाइज ही कीप्स ऑन रोटेटिंग स्ट्राइक और ही टेक सम बॉल्स। सो मुझे ऐसा मतलब मैंने विजुअलाइज किया था ऐसा सिचुएशन कि मे बी पावर प्ले में ऐसा आ सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा डॉट बॉल खेल सके या चाहिए वैसे स्टार्ट ना मिले, तो फिर मुझे किस बॉलर को अटैक करना है और किस डायरेक्शन में अटैक करना है और वो बॉलर कौन, उसका स्ट्रेंथ क्या है और मेरा स्ट्रेंथ क्या है। सो वो थोड़ा विजुअलाइज किया था, वो थोड़ा एनालाइज किया था, एंड ऑब्वियसली टारगेट 170 के आसपास था, एंड दे हैड 2 मिस्ट्री बॉलर्स, सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती। सो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में था कि वो 8 ओवर तो बस स्ट्राइक रोटेट करना है और मुझे वो 8 ओवर खेलना है, क्योंकि एज अ सेट बैट्समैन मुझे पता है आई कैन रोटेट स्ट्राइक वेल टू देम। सो बाकी 3 बॉलर जो है वो जो कोई भी होंगे, चाहे पैट कमिंस हो या लॉकी फर्ग्यूसन हो या फिर और कोई भी हो, मुझे उन पे अटैक करना ही था। सो मैं वो सोच के ही आया था कि मैं उनको किस डायरेक्शन में अटैक कर सकता हूँ, किस डायरेक्शन में उसके बाद स्ट्राइक रोटेट कर सकता हूँ। तो वो एक थैंकफुली वो मेरे हिसाब से वो उस दिन वो होते गया। जब सामने इंटरनेशनल कैलिबर के 2 बॉलर्स होते हैं, और लॉकी का तो खैर आईपीएल भी बहुत अच्छा जा रहा था, और पैट कमिंस के बारे में सब जानते हैं, वर्ल्ड क्वालिटी बॉलर है, इस समय जस्ट टेक मी थ्रू ना कि क्या दिमाग में चल रहा होता है? ऑब्वियसली जब मैं पहला बॉल खेला पैट कमिंस का, मुझे लगा कि वो पैट कमिंस डाल रहा है, फर्स्ट टाइम मैं उसको फेस कर रहा हूँ ऐसे वैसे, लेकिन फर्स्ट बॉल में उसका खेला वो पहला ओवर का आखिरी बॉल था, मैंने सिंगल निकाला था। उसके बाद सेकंड ओवर में हमारी बाउंड्री नहीं आई थी और थर्ड ओवर में मैं उसका फर्स्ट बॉल खेल रहा था। तो जो भी मुझे करना था वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बॉल में मुझे उसको एक चांस लेना था। सो ऑब्वियसली मैं पूरा आई ट्राई टू फॉरगेट माई सेल्फ हु इज बॉलिंग और एनीथिंग लाइक दैट। मैं सोचा कि बस बॉल पे फोकस करूँ और कौन सा शॉट मैं इम्प्रोवाइज कर सकूँ या किधर मैं बाउंड्री या छक्का मार सकूँ, तो उसी प्लान से मैं काबिल था। अच्छा, थर्ड मैच, अब 2 ऑलरेडी हाफ सेंचुरीज लग चुकी हैं, प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी अब तो ऊपर हो गया होगा तीसरे मैच तक, और ये भी होगा कि जब आखिरी मैच है आईपीएल का, क्योंकि टीम तो हमारी बहुत पहले बाहर हो चुकी थी, अब उस मुकाबले में फिर वहां क्या था माइंडसेट कि अब मुझे डोमिनेट करके दुनिया को दिखाना है कि ऋतुराज क्या कर सकता है, या फिर अभी भी मेरी प्रोसेसेस जो है मैं उसी के साथ जुड़ा रहूंगा और मैं वही करूंगा जो मुझे आता है? क्या क्या चल रहा था? पहले मैच के बाद भी प्रेजेंटेशन में माही भाई मुझे बोले थे कि अभी when you have got a good start make sure you do it again the next match। और फिर वो मैच के बाद भी मुझे बोले थे कि 2 हुए, अब तू तीसरा कर सकता है या नहीं वो तेरे हाथ में, तू जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, तू जिस तरह से तेरा कॉन्फिडेंस है, तू तीसरा भी कर सकता है अगर तू चाहता है तो मेरा माइंड इमीडिएटली शिफ्ट हुआ। एंड फिर उसके बाद ऑब्वियसली टोटल 150 था, विकेट बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए, 2 लेग स्पिनर थे, एक शॉर्ट बाउंड्री था, तो बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा कुछ इम्प्रोवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस स्ट्राइक रोटेट करना था, बीच में एक ऑड बाउंड्री मारना था। अब चलते हैं शुरू में, जहां पर आप पहुंचते हो, यू एंड दीपक चार बोथ आर कोविड-19 पॉजिटिव। अब और उसके बाद मतलब फर्स्ट टेक मी देयर, क्योंकि ये अपने आप में पैंडेमिक के बीच में एक बड़ा वो रहता है कि दिमाग में रहता है कि मैंने सारी प्रिकॉशंस ली है, मुझे नहीं होना चाहिए, पर आप टेस्ट होते हो, 3-4 टेस्ट नेगेटिव आते हैं, 5वां टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, एंड यू आर कोविड-19 पॉजिटिव। क्या हुआ था? तो वही जैसा आपने कहा, 3-4 टेस्ट नेगेटिव आए थे और सडनली मतलब मुझे थोड़ा सिम्टम्स महसूस हुए, बॉडी पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था, एंड फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि मे बी मुझे भी ऐसा हुआ है, क्योंकि वो टाइप का बॉडी पेन था, वो टाइप का हेडेक था जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो मैंने उसी दिन वो एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद मैं कल टेस्ट हो जाऊंगा और मे बी 99% तो ये पॉजिटिव आना ही है। मैंने सिर्फ 6-7 दिन का क्वारंटीन किया, मतलब 6-7 दिन का था, और 6-7 दिन में भी थोड़ा सा मस्तक में जाता है इन दी एंड कि यार इतना डिफिकल्ट था वो क्वारंटीन के, मतलब 20-21 दिन हो गए आपके तो एक्चुअली, आई मीन बाकियों के तो एक्चुअली 29 डेज हो गए।
सो ऑब्वियसली डिफिकल्ट था, लेकिन मैं ऑब्वियसली एम एस धोनी को बहुत फॉलो करता हूँ क्लोजली। उनका यही थॉट था कि फेस एवरी सिचुएशन विद अ स्माइल, बी इट व्हाटएवर। सो मैं वही ट्राई कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह की मुझे फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है, बहुत सारे लोग इंडिया में सफ़र कर रहे हैं वो डिजीज़ से, उनको वैसी फैसिलिटी मिल नहीं रही होगी या कुछ और हो सकता है, लेकिन मुझे एटलीस्ट आई हैव अ गुड फैसिलिटी, आई हैव एवरीथिंग व्हाट आई नीड टू ईट और आई हैव एवरीथिंग टू डू। सो मैं वो हिसाब से या पॉजिटिव माइंडसेट से रह रहा था। थोड़ी कास्टिंग वाली फीलिंग आई मुझे टॉम हैंक्स की थी कि कहाँ फंस गया यार, मतलब किससे बात आई फीलिंग आई जब मैं पॉजिटिव हुआ था, दूसरे होटल में शिफ्ट हो रहा था, मैं सोचा यार 14 दिन में वापस आएंगे तो बैट भी ठीक है, नहीं लेंगे तो 14 दिन के लिए चल सकता है, लेकिन वो वापस 29 डे के लिए एक्सटेंड होता है एंड नॉट एबल टू इवन होल्ड द बैट। मेरे को बातों करने से ऐसा लग रहा है कि माही को मतलब आप बहुत फॉलो किया आपने बचपन से। विल इट बी राइट टू से कि महेंद्र सिंह धोनी आपके आइडल रहे हैं कि ये ऐसा मुझे खेलना है? ऑब्वियसली मतलब खेलने के तरीके से नहीं या फिर वो व्यू से नहीं, बट आइडियली वो मैच को कैसे अप्रोच करते हैं या उनका इन जनरल नेचर कैसा है। मुझे लगता है मेरा और उनका नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं बहुत शांत हूँ, आई लाइक टू रिएक्ट वेरी कामली टू थिंग्स एंड मोस्टली मैं एंगर या फ्रस्ट्रेशन या किधर दिखाता नहीं हूँ, ज़्यादा आता भी है लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ। तो आई ऑब्वियसली फॉलो हिम अ लॉट। मैं उनको पूछता भी हूँ बहुत सारी चीज़ें, मेंटल चीज़ के बारे में, वो कैसे फॉलो करते हैं क्या। तो ऑब्वियसली वो साइड से वो मेरा आइडल रहे। तो जिस दिन नाम आया चेन्नई सुपर किंग्स, उस दिन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? क्योंकि ये एक हम सबके जितने भी ये अपकमिंग कितने भी लड़के रहते हैं, सबके जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पल होता है कि हमारा आईपीएल की ऑक्शन में नाम आया। फिर उसके अंदर सारे घर वाले भी बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, दोस्त लोग भी, कोच लोग भी। उस दिन आप कहाँ पे थे और किसने बताया कि चेन्नई में नाम आ गया, अब आप धोनी की टीम से खेलोगे? उस दिन मुझे याद है कि फर्स्ट राउंड जो हुआ था उसमें मेरा नाम नहीं आया था एंड फिर वो चला कुछ 3-4 आवर्स के लिए। उसके बाद मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। मैं बाहर चला गया था, मेरे मॉम डैड भी बाहर थे तो घर पे कोई नहीं था। सो एंड सडनली मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो वो हम लोग ऑक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा वैसा ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको लिया एंड सडनली वो मुझे मैसेज करता है कि तेरा नाम आया, अरे तुझे चेन्नई सुपर किंग्स ने ले लिया। एंड मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स के ना मैं ट्रायल्स के लिए गया था, ना उधर कोई मुझे पहचानता है, ऐसा कुछ ताल्लुक नहीं हो रहा था। तो मैंने उससे फिर से पूछा कि तू सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है, तो उसने मुझे फ़ोटो निकाल के भेजा कि देख तेरा सच में हुआ ऐसे वैसे। तो सबसे पहले यही आया कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना है या उनके साथ फील्ड पे जाना है, उनके साथ आईपीएल के 2 महीने गुजारना है, तो उसी इसमें बहुत खुशी हो रही थी। ऋतुराज, कोई लाइफ बदल गई है आईपीएल के परफॉर्मेंसेस के बाद? थोड़ी फैन फॉलोइंग बदल गई है, कुछ आसपास के दोस्तों ने अलग से बात करना शुरू किया है, पुणे का नया स्टार बन गया है, ऐसा कुछ बदला है जीवन में? हाँ, बहुत कुछ बदला है। मुझे एक्चुअली जब भी मैं पुणे में रहता हूँ, जब भी मैं घर पे रहता हूँ, मुझे बाहर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना बहुत पसंद है। हम अलग अलग कैफ़ेज़ में जाते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। सो ऑब्वियसली आईपीएल के बाद इवन मैं कार में ट्रैवल करता हूँ या फिर किसी भी कैफ़े में जाता हूँ, आजकल तो मास्क भी पहनना कंपलसरी है। सो इवन थ्रू मास्क बहुत सारे लोग मुझे पहचानते हैं, बहुत सारे लोग ऑटोग्राफ्स के लिए या फोटोज़ के लिए आते हैं। सो ऑब्वियसली फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी है एंड बहुत अच्छा लगता है कि पीपल रिकग्नाइज यू नाउ एंड पीपल रिकग्नाइज यू एज अ क्रिकेटर who plays for IPL, who plays for Chennai Super Kings. So that. Fantastic. Thank you so much for talking to me, ऋतुराज. It was a pleasure. मजा आया आपको खेलते हुए देखकर भी और आपसे बातें करने में भी. And wish you all the best. आप बहुत सारे रन बनाओ और अच्छा लगा है जिस तरीके से आप रन बनाते हो ना, उसका एक्चुअली मैं भी फैन हो गया कि रन्स तो वो 150 की स्ट्राइक रेट से बन रहे हैं, पर वो क्रिकेटिंग की सॉलिड फाउंडेशन है ना, that was an absolute delight to watch. Ashin, India became a republic. Yes, 26th of January. तो आरना
आज के दिन यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट रियली हैपेंड, राइट? Yes. क्या हुआ था बताओ फिर? The constitution was made by Dr. Ambedkar and India got republic. इंडिया became a republic. That's fantastic. तालियां बच्चों की जानकारी के लिए तालियां। और बाय द वे थोड़ा सा ज्ञान बांटने के लिए, इसमें ना 24 स्पोक्स होते हैं एंड दे आर ब्लू इन कलर एंड दे आल्सो रिप्रेजेंट समथिंग। व्हाट डू दे They रिप्रेजेंट? represent the 24 hours of a day. फैंटास्टिक भाई, बच्चों को हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। आप जाके देखो स्पोर्ट्स रैप की, खेल जगत की सारी खबरें मिलती हैं स्पोर्ट्स रैप में। देखो देखो देखो, हाँ बनाओ बेटा बनाओ। चेल्सी ने अपने फॉर्मर लेजेंडरी प्लेयर टर्न मैनेजर फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक कर दिया है। चेल्सी का फॉर्म इस सीजन बहुत निराशाजनक रहा है और सीजन के हाफवे स्टेज पे वो 9th स्पॉट पे हैं। 2003 में रोमान अब्रामोविच के चेल्सी टेकओवर के बाद लैम्पार्ड 12th मैनेजर है जो स्टैमफोर्ड ब्रिज से हटाए गए हैं और उनमें से लैम्पार्ड का रिकॉर्ड सबसे खराब रहा है और उन्हें रिप्लेस करेंगे फॉर्मर पेरिस सेंट जर्मेन कोच थॉमस टुकेल। एक हफ्ता बचा है विंटर ट्रांसफर विंडो में और चेल्सी नए मैनेजर के साथ जरूर ऑप्शंस की ओर ताक रहे होंगे। बीबीसी स्पोर्ट के हिसाब से चेल्सी अर्लिंग हालैंड को साइन करना चाहते हैं और नॉर्वेजियन वंडर किड मार्टिन ओडेगार्ड मूव कर रहे हैं आर्सेनल की ओर एक 6 महीने के लोन डील में। हम आपको सारे लेटेस्ट ट्रांसफर्स लाते रहेंगे यही स्पोर्ट्स रैप में। अच्छा बनाया ना, वेल डन यार। आपको शो कैसा लगा प्लीज ये जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने प्रोफाइल पे पिन कीजिएगा, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, यू नो द ड्रिल बाय नाउ। सिर्फ एक काम करो, अब जाते जाते अपने शॉर्ट्स देखो, सुनो मेरी आकाशवाणी। कल फिर मिलेंगे, बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना ये कलाकार शॉट कमाल का दोबारा देखते हैं। अरे वाह, एकदम डेविड वार्नर जैसा, छोटा पटाखा बड़ा धमाका।